नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें सबसे पहला प्रमुख टॉपिक आता है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ टॉप मैनेजमेंट। देखिए, एनी वर्क ऑफ टॉप मैनेजमेंट इज़ रिलेटेड टू फाइनेंस। कोई भी काम मैनेजमेंट का फाइनेंस से संबंधित होता ही है, या ट्रेड से संबंधित होता है, या मार्केटिंग से संबंधित होता है, या प्रोडक्शन से संबंधित होता है, या किसी भी प्रकार से। और इन सभी चीज़ों कोई भी चीज़ बिना पैसे की मदद से नहीं की जा सकती। पैसा तो चाहिए, फाइनेंस तो चाहिए। तो मैनेजिंग फंड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि फंड का मैनेजमेंट जब तक आप ठीक ढंग से नहीं करोगे तब तक आप इन कोई भी काम को अच्छी तरीके से पूरा नहीं कर सकते। अगर हम जज करें अपने फाइनेंशियल पोजीशन को सही प्रकार से, तभी हम अपने गोल को अच्छे तरीके से सेट कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल पार्ट बन जाता है मैनेजमेंट का। दूसरा है लेस डिस्क्रिप्टिव एंड मोर एनालिटिकल। देखिए, कई प्रकार के फाइनेंशियल टूल, स्टेटिस्टिकल टूल होते हैं जिससे हम अपनी एनालिसिस को कर सकते हैं। अब वो टूल जैसे कौन कौन से, जैसे कि हमारा कैश फ्लो है एक टूल, फंड फ्लो टूल है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक टूल है, बजटरी कंट्रोल एक टूल है, मार्जिनल कॉस्टिंग एक टूल है। तो ये सब टूल है जिसकी मदद से हम अपनी एनालिसिस कर सकते हैं। सो इट इज़ डजेंट नीड टू डू अ डिस्क्रिप्टिव स्टडी, हैंस वी हैव टू टेक डिसीजन बाय यूजिंग द टूल्स। मतलब कि हमको फाइनेंशियल मैनेजर की बहुत ज़्यादा डीप में जांच नहीं करनी है अगर मेरे पास ये टूल उपलब्ध है तो, क्योंकि ये टूल ही हमको बता देंगे कि आपको किस प्रकार से अपने डिसीजंस को लेना है। टूल की मदद, अगर टूल नहीं होते तो हमको डिस्क्रिप्टिव स्टडी करनी पड़ती। तीसरा है कंटिन्यूअस फंक्शन। देखिए, प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट रहता है। तो हमको हर एक स्टेज पे फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो क्योंकि प्लानिंग भी फाइनेंस से होगी, क्योंकि प्लानिंग में आप लोगों को देखेंगे, बुलाएंगे, क्या क्या चीज़ को ज़रूरत पड़ती है प्लानिंग में, उन सब चीज़ों को फाइनेंस के ज़रिए हम पूरा कर सकते हैं। तो प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक पूरा आपको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। और फाइनेंशियल ईयर के पूरे 12 महीने तक आपको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो एक तरीका का ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, जो कि बिजनेस के फंक्शन के साथ साथ ये भी फंक्शन हमारा चलता रहता है। फोर्थ है डिफरेंट फ्रॉम अकाउंटिंग फंक्शन। देखिए, अकाउंट में जो है हम क्या क्या बनाते हैं, हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर फाइनल अकाउंट बनाते हैं, फिर ज़रूरत पड़ती तो ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं, फिर एजीएम कंडक्ट कराते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग, फिर डायरेक्टर रिपोर्ट बनाते हैं, फिर जर्नल एंट्री करते हैं, फिर लेजर बनाते हैं और वगैरह वगैरह चीज़ें बनाते हैं। और फिर उसके बाद हम एनुअल रिपोर्ट्स को पब्लिश कराते हैं, एनुअल रिपोर्ट को लेकिन हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ये जो वर्क है ये केवल इट इज़ रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, डिसीजन एंड एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, ये तीन ही काम होता है। इन्वेस्टमेंट को देखता है, डिसीजन में डिविडेंड को देखता है, और प्रॉफिट्स की एनालिसिस करता है। लेकिन हम उसमें अकाउंट्स में कई चीज़ें करते हैं। तो इससे हमको पता चलता है कि ये अकाउंटिंग फंक्शन से पूरी तरीके से अलग है। वाइड स्कोप। देखिए, इसका जो काम है ये केवल फाइनेंस प्रोक्योर करना ही इसका काम नहीं है, बल्कि इसके अलावा उसको इन्वेस्ट करना, उसको कंट्रोल करना और उसका प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन करना भी इसका काम है। तो ये काफ़ी बहुत बड़ा क्षेत्र है। उसके बाद है सेंट्रलाइज्ड नेचर। देखिए, कोई एक ही आदमी रहता है हमारा फाइनेंस को ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, ओनली वन पर्सन शुड बी देयर टू ऑपरेट द फाइनेंस। क्योंकि एक ही पर्सन अगर रहेगा तभी हम उस पर अप्रूवल जमा सकते हैं, क्योंकि वो गारंटेड रहेगा। उसको उसको कोई किसी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं रहना चाहिए। अगर हम दो दो लोग को इन्वॉल्व कर देंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता, केओस क्रिएट हो जाएगा। तो सेंट्रलाइज्ड नेचर आप रखें कि एक ही आदमी पूरा पूरा फाइनेंस देखेगा, किसी प्रकार से उसको किसी प्रकार का पूछने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ ग्रांटेड, अप्रूव्ड हो कंपनी के द्वारा कि हाँ भाई, ये आदमी एकदम एकदम सही है, तो वही देखे, और भी किसी को इसमें इन्वॉल्व ना करने की ज़रूरत है। फिर है मेज़रमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस में इन्होंने कहा है कि आफ्टर द वर्क ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑल्सो नोट दैट द बजट इज़ इफेक्टिवली यूटिलाइज्ड। यानी कि आपका फाइनेंशियल मैनेजर जो काम कर दिया उसके बाद आपको ये देखना ज़रूरी है कि आपका जो बजट है
वो अच्छे प्रकार से यूज़ हुआ है कि नहीं, प्रोडक्टिव यूज़ हुआ है कि नहीं, उसका सही यूज़ हुआ है कि नहीं। इसके लिए आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा, जो कि एक्चुअल और एस्टिमेट इवैल्यूएशन करके आपको बताएगा कि आपका जो फाइनेंस था वो सही जगह यूज़ हुआ है, सही तरीके से यूज़ हुआ है कि नहीं। तो आपको अपने फाइनेंस का लगातार परफॉर्मेंस भी मेज़र करना पड़ेगा। 8th पॉइंट है इनसेपरेबल रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंस एंड अदर एक्टिविटीज़। देखिए हर एक सभी डिपार्टमेंट, ऑल डिफरेंट डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, सैलरी, टर्मिनेशन एक्सेट्रा इज रिलेटेड टू द फाइनेंस। किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप रिक्रूटमेंट करोगे उसमें फाइनेंस की ज़रूरत, सेलेक्ट करोगे उसमें फाइनेंस की ज़रूरत, सैलरी दोगे उसमें फाइनेंस की ज़रूरत, टर्मिनेट करोगे उसमें फाइनेंस की ज़रूरत, तो सब के सब फाइनेंस से रिलेटेड। तो एवरी डिपार्टमेंट जो है, सभी डिपार्टमेंट है, सबका कहीं ना कहीं फाइनेंस से रिलेशन, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ से रिलेशन तो होता ही होता है। तो आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते। 9वां पॉइंट है एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यस, इट इज़ एप्लीकेबल टू सोल प्रोप्राइटरशिप, इट इज़ एप्लीकेबल टू जॉइंट स्टॉक, इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल द एमएनसीज यानी मल्टीनेशनल कंपनीज, इट इज़ एप्लीकेबल टू पार्टनरशिप। इन ऑल द सेक्टर फाइनेंस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट एंड अ मेजर रोल। बहुत ज़रूरी है फाइनेंस, और ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है सभी प्रकार के डिपार्टमेंट, सभी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में भी। तो ये हमारा एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद है डोमिनेंट एरिया ऑफ ओवरऑल मैनेजमेंट। देखिए ये एक ऐसा फाइनेंस, एक ऐसा एरिया होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, डोमिनेंट नेचर का होता है। आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आपके पास फाइनेंस नहीं रहेगा आप कोई काम नहीं कर सकते। तो ये डोमिनेंट है, ये और यही एक ऐसा एरिया है जो कि हर प्रकार की एक्टिविटी को इफेक्ट करता है, अपनी डोमिनेंसी दिखाता है हर चीज़ के ऊपर, कि हम अगर नहीं करेंगे तो तुम ये भी काम नहीं कर सकते, हम अगर नहीं देंगे तो तुम ये काम नहीं कर सकते। तो इसका बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि ये डोमिनेंट एरिया है, क्योंकि इसी के थ्रू सारे काम होते हैं। नेक्स्ट है की रोल। की रोल का मतलब हो गया कि फाइनेंस इज़ द मेजर नीड ऑफ एवरी बिजनेस, मतलब सबकी एक अहम ज़रूरत है फाइनेंस, इसलिए ये की रोल प्ले करता है हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक बिजनेस में। नेक्स्ट है फाइनेंशियल डिसीजन एंड वैल्यू ऑफ द फर्म। देखिए फाइनेंशियल डिसीजन इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, एक हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन होता है, एक हमारा डिविडेंड डिसीजन होता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब आप एक ऐसी प्लेस को चूज़ करें जहाँ पे हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, और उसके सेंटर ऑफ इन्वेस्टमेंट को डिसाइड कर लीजिए। दूसरा है फाइनेंशियल डिसीजन, यानी कि आप रिसोर्सेज ऑफ प्रोक्योरिंग कैपिटल, कहाँ कहाँ से आप फंड को प्रोक्योर करेंगे, ओनर्स कैपिटल होगा, बोरोड फंड होगा, इंस्टीट्यूशंस होगा, इसका चयन आप करें। उसके बाद डिविडेंड डिसीजन, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड आपके अंदर मौजूद होनी चाहिए, और इस एक स्ट्रॉन्ग डिविडेंड पॉलिसी का गठन करें ताकि आप अपने इन्वेस्टर को अच्छी प्रकार से सेटिस्फाई कर सकें। नेक्स्ट है हमारा बेनिफिट्स ऑफ सेंट्रलाइज्ड नेचर। देखिए ऑल बिजनेस साइकिल इज़ रनिंग ऑन द फाइनेंस, सभी बिजनेस साइकिल है वो फाइनेंस पे ही रन करती है, और बिजनेस का इस्टेब्लिशमेंट भी इसी कारण किया जाता है ताकि वो प्रॉफिट कमा सके। तो ये एक सेंट्रलाइज्ड नेचर है जो कि पूरे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को ये पूरा करने में हेल्पफुल रहता है। उसके बाद ये स्पेशलाइज्ड एरिया, यानी कि इट स्पेसिफाई योर प्रोडक्ट दैट इट मस्ट बी रीच टू द लास्ट कस्टमर फ्रॉम वेयर ओनली द इनकम इज जनरेटेड एंड रीच आउट टू मैन्युफैक्चर। मतलब ये एक स्पेशलाइज्ड एरिया है जो कि आपको ये सुनिश्चित कर देता है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो आखिरी कंज्यूमर तक पहुंचेगा, और आखिरी कंज्यूमर तक पहुंचने के बाद उससे वो इनकम भी जनरेट करेगा, और इनकम जनरेट करने के बाद आपको वो इनकम पहुंचाएगा। ये सब काम का जो आपका एक स्पेसिफिकेशन होता है, एक ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है, ये आपको दृढ़ निश्चय दे देता है कि आपका ये काम अच्छे प्रकार से हो जाएंगे। बात करते हैं, अभी तक तो हमने बात की इसके नेचर की, इसके स्कोप की, लेकिन अपार्ट फ्रॉम इट इसके कुछ लिमिटेशन भी हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ लिमिटेशन भी हमको देखने पड़ते हैं, क्योंकि लिमिटेशन भी इसके अंदर काफ़ी अहम रोल प्ले कर रहा है। तो लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहला आता है इफ़िशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ डिपेंडेंट ऑन एक्यूरेसी एंड एडिक्वेसी ऑफ फाइनेंशियल डेटा एंड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। यानी कि एज़ पर योर डेटा शोन इन फाइनल, आपने जो फाइनल अकाउंट बनाया उसमें जो डेटा आपने शो किया है उसी के बेसिस पे आप अपने परफॉर्मेंस का एनालिसिस करके अपने फाइनेंस का मैनेजमेंट करना चाहिए। आपको करते हैं आप लोग, इसी के बेसिस पे अपने फाइनेंस का मैनेजमेंट आप लोग करते हैं। किसके बेसिस पे? जो फाइनल अकाउंट के डेटा जो आपको मिले हैं। लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा विंडो ड्रेसिंग की जाती है। लोगों को, अपने बॉस को अच्छा दिखाने के लिए कर्मचारी फाइनल अकाउंट में किसी प्रकार का चेंजेस कर सकते हैं।
तो लेकिन आप तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट उस डेटा को ही देख के कर रहे हो, तो कहीं कहीं आपको ये प्रॉब्लम दिखेगा कि आपको एक्चुअल एडिक्वेसी ऑफ फाइनेंशियल डेटा आपको नहीं मिलेगा, जिसके कारण आप अपने एक सही फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने में प्रॉब्लम क्रिएट करोगे। नेक्स्ट है डिफ़िकल्ट इन एसर्टेनिंग फाइनेंशियल इफेक्ट्स ऑफ वेरियस मैनेजरियल डिसीजंस, यानी कि सेवरल डिसीजंस आर टू बी टेकन रिगार्डिंग एवरीथिंग, मतलब कि हर एक प्रकार की चीज़ों के लिए हर एक चीज़ों के लिए आपको डिसीजन लेना पड़ता है और कई डिसीजन लेने पड़ते हैं जिसके लिए हमको फाइनेंशियल टूल और टेक्निक्स की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जो ये डिसीजन मेकिंग का काम होता है ये हमेशा मैनेजर्स के द्वारा किया जाता है। तो फाइनेंशियल इफेक्ट्स ऑफ वेरियस मैनेजरियल डिसीजन आपको नहीं पता चल पाएगा क्योंकि ये डिसीजन मैनेजर के द्वारा लिया जा रहा है। अब कर्मचारियों को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि उन्होंने क्या डिसीजन लिया, उन्होंने क्या सोच के ये डिसीजन लिया, और जब तक आपको किसी काम का ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता रहेगा तब तक आपको उस काम को अच्छे प्रकार से कर नहीं पाओगे। तो डिफ़िकल्टी इन असर्टिंग फाइनेंशियल इफेक्ट्स ऑफ वेरियस मैनेजरियल डिसीजंस, आपको उसके ये भी पता नहीं चलेगा जो डिसीजन आपने लिया है उस पर फाइनेंस कितना इफेक्ट करेगा, उससे फाइनेंस कितना इफेक्ट करेगा, या उस पर फाइनेंस कितना इफेक्ट करेगा। ये दोनों चीज़ को आपको नहीं पता चल पाती है, काम होने से पहले आपको पता नहीं चल पाती, तो ये डिफ़िकल्ट होता है ये पता लगाना। उसके बाद है लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हो तो आपके दिमाग में ये बैठा रहता है कि नहीं भाई हमको फाइनेंस को मैनेज करना है, लेकिन वक्त ज़रूरत कभी कभार ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं बिजनेस में कि आपको पता ही नहीं चल पाता कि फाइनेंस हमारा कहाँ यूज़ हो गया। तो आपको एक तरीके से शुरुआत में ऑब्जेक्टिविटी क्लियर नहीं होती कि आपको इस मद पे इतना ही पैसा। फोर्थ है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ स्टिल अ डेवलपिंग सब्जेक्ट। देखिए हमेशा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक डेवलपिंग सब्जेक्ट के रूप में हमेशा जाना गया है। इट रिमेन्स ऑलवेज अपडेटेड एंड कन्वर्टेड, सो इट इज़ इन डेवलपिंग एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। इसको हमेशा अपडेट करना पड़ता है, तो अब लगातार अगर आप अपडेट करोगे तो इसमें जो है ये कुछ ना कुछ आपको नया देता रहेगा, तो ये डेवलपिंग सब्जेक्ट के रूप में देखा गया है। अनइकोनॉमिकल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो छोटे हैं, वो इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट को करने के लिए जो टेक्निक्स इस्तेमाल होती है उनको पता नहीं होती, और वो उनको पता करने के लिए उनके पास इतना फंड नहीं होता कि उतना पैसा खर्चा करके उसको पता कर पाए, तो ये काफ़ी ज़्यादा अनइकोनॉमिकल है छोटे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो ये था हमारा नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स और लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कर दें इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है, कमेंट भी कर दें, और आने वाले भी दिनों में आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। धन्यवाद।